क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर जगह सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? ऑफिस हो, बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो या सोशल लाइफ हो, वो कम बोलते हैं लेकिन लोग उनकी बात मानते हैं। वो किसी से लड़ते नहीं लेकिन फिर भी जीत जाते हैं। वो अपनी असली स्ट्रैटेजी कभी सामने नहीं लाते, फिर भी हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। तो सवाल है, क्या ये सिर्फ लक है या फिर उनके पास ऐसी नॉलेज है जो बाकी लोगों के पास नहीं? इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल बुक्स में से एक, 48 लॉज ऑफ पावर। ये सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक नहीं है, इसे पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स, कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स, एंटरप्रेन्योर्स और ऐसे लोग भी पढ़ते हैं जिन्हें दुनिया इन्फ्लुएंस करना आता है। लेकिन इस बुक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही है कि इसमें बताए गए कुछ लॉज मैनिपुलेशन भी सिखाते हैं। इसी वजह से काफ़ी समय तक सोचता रहा, क्या मुझे इस बुक पर वीडियो बनानी भी चाहिए या नहीं। फिर मुझे एक बात समझ आई, अगर आप इन लॉज का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इन्हें आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपको रूल्स पता ही नहीं होंगे तो गेम शुरू होने से पहले ही आप हार चुके होंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं पूरे 48 लॉज नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ वही लॉज शेयर करूंगा जो आपको स्मार्टर बनाए, बेटर डिसीजंस लेने में मदद करे और दूसरों की मैनिपुलेशन को पहचानना सिखाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अगर आप किसी ऐसे इंसान के नीचे काम कर रहे हैं जो आपसे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पर है तो एक गलती कभी मत करना। उसे ये महसूस होने मत देना कि आप उससे ज़्यादा कैपेबल हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि अपनी टैलेंट छुपाओ या जानबूझकर एवरेज काम करो। मतलब सिर्फ इतना है कि सामने वाले की ईगो को अननेसेसरली चैलेंज मत दो। मान लीजिए आपने किसी आईटी कंपनी में नई जॉब ज्वाइन की, उसके मैनेजर को वहाँ काम करते हुए 15 साल हो चुके हैं, आपको सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि कई टेक्निकल चीज़ें आपको उससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ आती है। मीटिंग में वो कोई आइडिया देता है और आपके दिमाग में उससे भी बेहतर सलूशन आ जाता है। अब यहाँ 2 रास्ते हैं। पहला, सबके सामने बोल दो, सर ये तरीका गलत है, इससे अच्छा तरीका तो ये है। शायद आपकी बात टेक्निकली सही हो, लेकिन उस मीटिंग में लोग लॉजिक से ज़्यादा ईगो देखते हैं। अब मैनेजर के दिमाग में एक ही बात चलेगी, अगर ये लड़का ऐसे ही ग्रो करता रहा तो कल मेरी कुर्सी के लिए खतरा बन जाएगा। बाहर से वो आपकी तारीफ करेगा, स्माइल भी करेगा, लेकिन मौका मिलते ही प्रमोशन रोक देगा, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स किसी और को दे देगा या फिर धीरे धीरे आपको साइडलाइन कर देगा। क्यों? क्योंकि पावर में बैठा इंसान अपनी पोजीशन को खतरे में नहीं देखना चाहता। तो फिर करना क्या है? अगर आपके पास अच्छे आइडिया है तो उसे ऐसे प्रेजेंट करो जैसे क्रेडिट आपके मैनेजर को भी मिल जाए। उदाहरण के लिए, सर आपने जो डायरेक्शन दी थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। अब सोचिए, आइडिया आपका है लेकिन सामने वाले को ऐसा महसूस होगा कि डिसीजन उसी का है और रिजल्ट आपका आइडिया भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और मैनेजर भी आपको थ्रेट जैसा नहीं समझेगा, आपको एसेट की तरह समझेगा। याद रखिए, कई बार करियर में जीत सिर्फ स्मार्टेस्ट बनने से नहीं मिलती, बल्कि लोगों को स्मार्ट फील कराने से मिलती है। लॉ नंबर 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, दोस्ती सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन ऑथर कहते हैं बिजनेस और फ्रेंडशिप 2 अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्ती को दोस्ती के लिए रखो, लेकिन सीरियस काम करते समय इमोशन से ज़्यादा
कॉम्पिटेंस को चुनो। क्यों? क्योंकि कई बार ना सबसे बड़ा धोखा दुश्मन नहीं, दोस्त देते हैं। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे साइकोलॉजी है। मान लीजिए दो बचपन के दोस्त मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। ओके, शुरुआत में दोनों बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन 1 साल बाद कंपनी ग्रो करने लगती है। अब पैसा बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और धीरे धीरे कंपैरिजन भी शुरू हो जाता है। एक सोचता है क्लाइंट तो मैं लाता हूँ, दूसरा सोचता है बिजनेस मेरी प्लानिंग से चल रहा है। फिर ईगो आपस में टकराती है, ट्रस्ट टूटता है और आखिर में पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ऐसी कहानियाँ आपने भी अपने आसपास देखी होगी। ऑथर का मानना ये नहीं कि दोस्त बुरे होते हैं, मतलब सिर्फ इतना है कि दोस्ती में इमोशंस ज़्यादा होती है और बिजनेस में इमोशंस कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी कंपटीशन रही हो और आज वो आपके साथ काम करना चाहता है, तो हो सकता है वो खुद को प्रूव करने के लिए दोस्त से भी ज़्यादा मेहनत करे। एक और बात, दोस्त अक्सर आपकी सक्सेस देखकर खुश भी होते हैं और कभी कभी उसी सक्सेस से जेलस भी हो जाते हैं, लेकिन ये जेलसी ज़्यादातर लोग कभी सामने नहीं दिखाते। इसलिए रिलेशनशिप और बिजनेस, इन दोनों के बीच हमेशा एक हेल्दी बाउंड्री रखना ज़रूरी होता है। लॉ नंबर 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी किसी इंटरव्यू में या किसी आर्गुमेंट में बिना ज़रूरत बहुत ज़्यादा बोल दिया है और बाद में घर आकर सोचा यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। ज़्यादातर लोग साइलेंस से डरते हैं, इसलिए वो बोलते रहते हैं और आखिर में खुद ही अपनी पोजीशन कमज़ोर कर लेते हैं। पावरफुल लोग इसका उल्टा करते हैं, वो कम बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं और फिर चुप हो जाते हैं। अब मान लीजिए आप सैलरी निगोशिएशन के लिए इंटरव्यू में बैठे हैं। एचआर पूछता है आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है? अगर आप नर्वस होकर बोलना शुरू कर दें, सर एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस कम है, लेकिन मैं मेहनत बहुत करता हूँ, कंपनी सीखने का मौका दे दे, सैलरी तो बाद में भी बढ़ जाएगी, तो आपने बिना पूछे अपनी बार्गेनिंग पावर खुद कम कर दी। लेकिन अगर आप काल्मली बोले बेस्ड ऑन माई स्किल्स एंड मार्केट स्टैंडर्ड्स, मेरी एक्सपेक्टेशंस इस रेंज में है, और फिर चुप हो जाए, तो अब प्रेशर सामने वाले पर होगा। यही साइलेंस की पावर है। स्ट्रॉन्ग निगोशिएटर्स इस ट्रिक को अच्छी तरह जानते हैं। वो अपना पॉइंट रखते हैं और फिर चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि साइलेंस इंसान को अनकंफर्टेबल फील कर देती है और अनकंफर्टेबल बंदा अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है। याद रखिए, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होगा कि आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी वीकनेस या अपनी इनसिक्योरिटी खुद रिवील कर दें। इसलिए हर कन्वर्सेशन में जीतने की कोशिश मत करो, हर सवाल का लंबा जवाब मत दो। कई बार सबसे पावरफुल सेंटेंस सिर्फ इतना होता है, मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा। कम बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए कि लोग आपके अगले शब्द का इंतजार करें। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट्स। एक बात हमेशा याद रखना, लोग आपकी बातों पर कम और आपके रिजल्ट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। बहस जितना आसान है, लेकिन बंदे का नज़रिया बदलना बहुत मुश्किल है, और नज़रिया वर्ड से नहीं रिजल्ट से बदलता है। इस लॉ को समझने के लिए ऑथर एक बहुत दिलचस्प कहानी बताते हैं। फेमस स्कल्पटर माइकल एंजेलो एक मूर्ति बना रहे थे। कई महीनों की मेहनत के बाद काम लगभग पूरा होने वाला था। तभी शहर का मेयर वहां आया। उसने मूर्ति को ध्यान से देखा और बोला,
काम तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी नाक थोड़ी बड़ी है। माइकल एंजेलो जानते थे कि नाक बिल्कुल परफेक्ट थी। प्रॉब्लम मूर्ति में नहीं थी, प्रॉब्लम उस एंगल में थी जहां मेयर खड़ा था। अब सोचिए अगर माइकल एंजेलो वही आर्गुमेंट शुरू कर देते, आपको समझ नहीं है, मैं आर्टिस्ट हूँ, आप गलत हैं, तो क्या होता? मेयर शायद अपनी बात पर और अड़ जाता। लेकिन माइकल एंजेलो ने कुछ अलग किया। उन्होंने हथौड़ा उठाया, नाक पर धीरे धीरे मारने लगे, जबकि असल में वो नाक बदल नहीं रहे थे, बस थोड़ी सी धूल नीचे गिरा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अब ज़रा वही से दोबारा देखिए। मेयर ने देखा, मुस्कुराया और बोला, अरे हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। देखा आपने? बिना बहस किए उन्होंने अपनी बात मनवा ली। यही इस लॉ की असली ताकत है। अब इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने घर वालों को समझाना चाहते हैं कि यूट्यूब पर करियर बनाया जा सकता है। अगर आप रोज़ बोलते रहेंगे कि यूट्यूब का फ्यूचर है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है, हो सकता है कोई फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर आप चुपचाप काम करें, पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन करें, फिर 1 लाख रुपए की अर्निंग्स, फिर घर का कोई खर्च उठाना शुरू कर दें, लेकिन वही लोग जो पहले मना कर रहे थे खुद दूसरों से कहेंगे कि ये बंदा यूट्यूब करता है। याद रखिए, आर्गुमेंट ईगो को जगाते हैं, लेकिन रिजल्ट रिस्पेक्ट लाता है। इसलिए कम समझाइए, ज़्यादा करके दिखाइए। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन। अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। कभी सोचा है एक ही ऑफिस में एक ही सैलरी पर एक जैसे काम करने वाले 2 लोग हैं। 2 लोगों में एक हमेशा खुश रहता है और दूसरा हर समय परेशान, और धीरे धीरे जो उसके साथ ज़्यादा समय बिताता है वो भी वैसा ही सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि इमोशंस वायरस की तरह फैलते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करते हैं और फिर उस प्रॉब्लम्स में अपने आसपास के लोगों को भी खींच लेते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको मुश्किल समय से गुजर रहे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों से सावधान रहिए जो हर दिन हर सिचुएशन में खुद को विक्टिम साबित करते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त है, उसके साथ हर बार कुछ ना कुछ गलत होता है। जॉब गई, बॉस खराब है, बिजनेस फेल हो गया, गवर्नमेंट खराब है, फैमिली खराब है, फ्रेंड्स खराब है, उसके लिए पूरी दुनिया गलत है, बस वही सही है। पहले आपको उसके लिए बुरा लगेगा, फिर आप उसे मोटिवेट भी करेंगे, लेकिन अगर महीनों बाद भी उसकी सोच नहीं बदलती तो धीरे धीरे आप भी उसी तरह सोचने लगेंगे। आप नोटिस करेंगे कि आप भी अपॉर्चुनिटीज़ कम, प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने लगे। इसलिए अपनी कंपनी बहुत सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर इनकम, आपकी फ्यूचर थिंकिंग, कई बार आपकी फ्यूचर आइडेंटिटी भी उन लोगों से तय होती है जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हर चैलेंज में सलूशन ढूंढते हैं, तो आपकी सोच भी वैसे बनने लगेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी हमेशा कंप्लेन करने वालों की है, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस खत्म होने लगेगा। याद रखिए, एनर्जी भी कॉन्टेजियस होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी और नेगेटिव एनर्जी भी। लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट। अगर आपको किसी सक्सेसफुल इंसान से मदद चाहिए तो एक गलती कभी मत करना। ये मत सोचिए कि वो सिर्फ इसलिए आपकी मदद करेगा क्योंकि आप अच्छे इंसान हो या क्योंकि आपने पहले भी उसकी मदद की थी। नेचर इतनी सिंपल नहीं होती। हर बंदा, चाहे वो माने या ना माने, किसी भी रिक्वेस्ट को सुनते समय अपने दिमाग में एक सवाल जरूर पूछता है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। अगर जवाब कुछ नहीं है
तो एक्शन होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक छोटे यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप किसी बड़े क्रिएटर से कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। अगर आप मैसेज भेजते हैं, भाई प्लीज़ रिप्लाई कर दो ना, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, एक मौका दे दीजिए, तो ऐसे हज़ारों मैसेजेस रोज़ आते हैं, राइट। रिप्लाई मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका मैसेज कुछ ऐसा हो, भाई मैंने आपकी वीडियो एनालाइज की है, मुझे एक ऐसा कंटेंट आइडिया मिला है जिससे आपकी ऑडियंस रिटेंशन और व्यूज़ दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं। अगर आप किसी मेंटर, इन्वेस्टर, बिजनेसमैन या एक्सपीरियंस पर्सन से मिलना चाहते हैं तो पहले ये सोचिए आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल लोग टाइम के मामले में बहुत सेल्फिश होते हैं। वो अपना समय वही इन्वेस्ट करते हैं जहां उन्हें रिटर्न्स दिखाई देता है, और ये गलत भी नहीं है। इसलिए अगली बार कि किसी से हेल्प मांगे, अपने बारे में कम और सामने वाले के बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचिए। यही तरीका रिक्वेस्ट को अपॉर्चुनिटी में बदल देता है। लॉ नंबर 28, एंटर एक्शन विद बोल्डनेस। क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि आपको लगा अगर मैं फेल हो गया तो? यही सोच ज़्यादातर लोगों को शुरू होने से पहले ही हरा देती है। ऑथर कहते हैं अगर आपको खुद पर ही भरोसा नहीं है तो दुनिया क्यों करेगी? डाउट एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जितना ज़्यादा आप सोचते रहेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब आप कोई एक्शन ही नहीं लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे समझे रिस्क लो, मतलब सिर्फ इतना है कि डिसीजन लेने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो। मान लीजिए कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है, एक स्टूडेंट सोच रहा है ये कंपनी मेरे लेवल की नहीं है, मुझे तो रिजेक्ट कर देंगे। इस डर की वजह से वो अप्लाई ही नहीं करता। दूसरी तरफ एक दूसरा स्टूडेंट भी उतना ही एवरेज है, लेकिन वो इंटरव्यू देने चला जाता है। इंटरव्यू के दौरान कई सवालों के जवाब उसे नहीं आते, लेकिन हर बार वो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है सर ये स्किल मुझे अभी नहीं आती, लेकिन अगर मौका मिले तो मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा। मैं रिज़ल्ट देने वाला बंदा हूँ। कुछ दिनों बाद सिलेक्शन उसी का होता है। क्यों? क्या वो सबसे इंटेलिजेंट था? ज़रूरी नहीं, लेकिन वो सबसे कॉन्फिडेंस ज़रूर था। रियलिटी ये है कि कई बार लोग आपकी नॉलेज से पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। आप खुद पर कितना भरोसा रखते हैं, दुनिया भी अक्सर आपको उसी नज़र से देखती है। याद रखिए, बोल्ड होने का मतलब फियर का ना होना नहीं है। बोल्ड होने का मतलब फियर के बावजूद एक्शन लेना। लॉ नंबर 36, डिस्डेन थिंग्स यू कैनॉट हैव। आज के समय में लोगों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? रिएक्शन। कोई भी बोल दे तो तुरंत रिप्लाई, कोई कमेंट कर दे तो तुरंत आर्गुमेंट, कोई इग्नोर कर दे तो पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहना। लेकिन ऑथर कहते हैं हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी जीत इग्नोर करने में होती है। सोचिए अगर कोई इंसान जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाना चाहता है और आप गुस्सा हो भी जाते हैं तो कंट्रोल किसके हाथ में गया? उसके हाथ में, राइट? लेकिन अगर वही इंसान आपसे रिएक्शन ही ना निकलवा पाए तो हार किसकी हुई? उसकी, राइट? आज सोशल मीडिया पर यही गेम चलता है। कुछ लोग जानबूझकर कंट्रोवर्शियल कमेंट्स लिखते हैं। उन्हें आपके जवाब से मतलब नहीं होता, उन्हें अटेंशन चाहिए, और जैसे ही आपने रिप्लाई किया आपने उन्हें वही दे दिया जो वो चाहते थे। इसलिए बड़े क्रिएटर्स हर हेट कमेंट का जवाब नहीं देते। उन्हें पता है हर कमेंट को इम्पोर्टेंस देना
अपने टाइम और मेंटल पीस को खोना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रॉब्लम इग्नोर कर दो। अगर कोई सीरियस इशू है तो उसका सामना करना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप बदल नहीं सकते या जो सिर्फ आपका अटेंशन खा रही है, तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। रिमेंबर दिस थिंग्स, जिस चीज़ को आप सबसे ज़्यादा अटेंशन देते हैं उसी को आप सबसे ज़्यादा पावर भी देते हैं। लॉ नंबर 40, डिस्पाइस द फ्री लंच। अगर कोई आपको कहे ये बिल्कुल फ्री है, तो सबसे पहले एक सवाल पूछिए खुद से, सच में ये फ्री है? क्योंकि दुनिया में फ्री जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। हर फ्री ऑफर के पीछे कोई ना कोई कॉस्ट ज़रूर छिपी होती है। बस फ़र्क इतना है कि कई बार कॉस्ट पैसे की होती है और कई बार टाइम, अटेंशन या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अचानक स्क्रीन पर लिखा आता है बाय 2 गेट 2 फ्री। आप खुश हो जाते हैं, 4 टी-शर्ट्स खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए थी। तो आपने पैसे बचाए या ज़्यादा खर्च कर दिए। इसी तरह कई ऐप्स कहते हैं फ्री ट्रायल, लेकिन ट्रायल खत्म होते ही ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाती है। या फिर सोशल मीडिया, आप सोचते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब फ्री है, लेकिन असल में आप पैसे नहीं दे रहे हैं, आप अपना सबसे कीमती एसेट दे रहे हैं, अपना टाइम, अपना अटेंशन और कई बार अपना डाटा। यही वजह है कि बड़ी कंपनीज अरबों रुपए कमाती हैं। प्रोडक्ट हमेशा आप नहीं खरीदते, कई बार प्रोडक्ट आप खुद बन जाते हैं। ऑथर का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, वो कहना चाहते हैं जब भी कोई चीज़ बहुत आसानी से मिलने लगे तो रुकिए और सोचिए इस डील में सामने वाले का फ़ायदा क्या है। क्योंकि बिजनेस की दुनिया में कोई भी बिना वजह कुछ भी नहीं देता, और अगर देता है तो वही कहीं ना कहीं उसकी कीमत पहले से तय होती है। इसलिए अगली बार जब कोई ऑफ़र देखें 100% फ्री, तो एक्साइटेड होने से पहले क्यूरियस बनिए। हो सकता है सबसे महंगी चीज़ वही फ्री ऑफर हो। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन शूज़। ज़िंदगी में एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां आपको किसी ऐसे इंसान की जगह लेनी पड़ती है जिसने पहले ही एक बहुत बड़ा नाम बना रखा होता है, और यही से प्रेशर शुरू होता है। ऑथर कहते हैं जो इंसान पहले आता है लोग अक्सर उसी को ओरिजिनल मानते हैं, और जो उसके बाद आता है उसकी तुलना हमेशा पहले वाले से होती है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में नई जॉब ज्वाइन करते हैं। ज्वाइनिंग के पहले ही दिन आपको पता चलता है कि जिस एम्प्लॉय की जगह आपको रखा गया है वो कंपनी का सबसे बेस्ट परफॉर्मर था और प्रोजेक्ट समय पर पूरा करता था। क्लाइंट्स उसे पसंद करते थे, बॉस उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अब चाहे आप कितने भी अच्छे हो, लोग के दिमाग में एक ही कंपैरिजन चलेगा, पिछला वाला इससे बेहतर था, इसकी परफॉर्मेंस इससे बेहतर थी। अगर आप सिर्फ इसकी कॉपी बनने की कोशिश करेंगे तो लोग हमेशा आपको सेकेंड वर्जन ही समझेंगे। लेकिन अगर आप अपना अलग तरीका, अपनी स्ट्रेंथ पर काम करें तो धीरे धीरे लोग कंपैरिजन करना छोड़ देंगे। याद रखिए, इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, लेकिन किसी की कॉपी बन जाना आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन सकती है। अपनी पहचान खुद बनाइए, क्योंकि दुनिया कॉपी को नहीं ओरिजिनल को याद रखते हैं। लॉ नंबर 45, प्रीच द नीड्स फॉर चेंज बट नेवर रिफॉर्म टू मच एट वंस। हर इंसान कहता है चेंज ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही चेंज उसकी अपनी लाइफ में आता है वो सबसे पहले उसका विरोध करता है। क्यों? क्योंकि इंसान लॉजिक से कम हैबिट से ज़्यादा चलता है। मान लीजिए किसी स्कूल में नया प्रिंसिपल आया है। आते ही उसने कहा कल से नई यूनिफॉर्म, नई टाइमिंग, नए रूल्स। मोबाइल
पूरी तरह बैन और हर हफ्ते टेस्ट। अब क्या होगा? टीचर्स नाराज़ हो जाएंगे, स्टूडेंट्स नाराज़ हो जाएंगे, पेरेंट्स भी नाराज़ होंगे। अब सोचिए अगर वही प्रिंसिपल पहले स्कूल को समझे, फिर धीरे धीरे एक एक बदलाव लाए, तो क्या होगा? लोग आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यही रूल लीडरशिप में भी लागू होता है। अगर आप टीम लीड है, बिजनेस ओनर है या फैमिली में कोई बड़ा डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो एक ही दिन में सब कुछ बदलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अचानक आया हुआ बदलाव लोगों को इम्प्रूवमेंट नहीं, अटैक लगता है। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय तक टिकती है, वही सबसे ज़्यादा असर भी करते हैं। लॉ नंबर 46, नेवर अपीयर टू बी परफेक्ट। ये लॉ शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग आपकी फेल्योर से कम आपकी परफेक्शन से ज़्यादा जलते हैं। सोचिए अगर आपके ऑफिस में कोई एम्प्लॉय हो जो हर मीटिंग में सबसे अच्छा बोले, प्रोजेक्ट में सबसे आगे रहे, हर महीने अवार्ड जीते, सोशल मीडिया पर हमेशा लग्जरी लाइफ दिखाए और कभी कोई गलती ना करे। शुरुआत में लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग उससे इंस्पायर भी होंगे और कुछ लोग अंदर ही अंदर उसे जानने लगेंगे। यही जेलसी धीरे धीरे साइलेंट एनिमी बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझकर गलतियाँ करो, मतलब सिर्फ इतना है कि अपनी सक्सेस का शो ऑफ मत करो। कभी कभी अपनी छोटी छोटी वीकनेस दिखा देना या दूसरों के कंट्रीब्यूशन की तारीफ कर देना, यही लोगों को आपके करीब लाता है। क्योंकि परफेक्ट लोग रेस्पेक्ट तो पा लेते हैं, लेकिन कनेक्शंस बिल्ड नहीं कर पाते हैं। और याद रखिए, सक्सेस के बाद सबसे ज़्यादा खतरा अजनबियों से नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों से आता है जो कभी आपके बराबर थे। तो ये थे द 48 लॉज ऑफ पावर के कुछ सबसे पावरफुल लॉज। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूँ। इस बुक का मकसद अच्छा इंसान बनना नहीं है, इसका मकसद पावर की रियलिटी को समझना है। इसमें से कुछ लॉज आपको प्रैक्टिकल लगेंगे, कुछ मैनिपुलेटिव भी लगेंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जिससे आप शायद बिल्कुल सहमत ना हो। और ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि पावर हमेशा मोरालिटी के साथ नहीं चलती। लेकिन इन लॉज को जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको रूल्स पता होते हैं तब आप सिर्फ गेम नहीं खेलते, गेम को समझते भी हैं। और जो बंदा गेम को समझ जाता है, उसे मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन लॉज का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए मत करो, इनका इस्तेमाल बेहतर डिसीजंस लेने के लिए करो, अपनी बाउंड्रीज मजबूत करने के लिए करो, और सबसे ज़रूरी उन लोगों को पहचानने के लिए करो जो इन रूल्स का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। याद रखो, पावर का सबसे बड़ा मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि खुद पर इतना कंट्रोल करना कि कोई दूसरा आपको आसानी से कंट्रोल ना कर सके। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना जो सिर्फ हार्डवर्क ही नहीं, ह्यूमन नेचर को भी समझना चाहते हैं।